हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, वो वाले क्वेश्चन जहां पे दो कंसेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है, वो टॉपिक्स आपके मेरिट डिसाइड करेंगे। पूरे इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ माइक्रो की नहीं। जहां पर भी दो डिफरेंट कंसेप्ट्स को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो क्वेश्चन आपका गेम चेंजिंग रहेगा। वही क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं। आप लोग एक बार हेडिंग लिख लो। आज का हमारा जो टॉपिक आएगा, जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो, और ये डायग्राम आपको पता है किसका आ जाएगा हमारे पास, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम फर्दर कंबाइन करेंगे और स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के साथ। तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट को मिक्स करके आपके पास एक क्वेश्चन बनेगा। अब देखो बच्चों, ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जरूरी नहीं एग्जाम में यही टर्म आपको गिवन होगी। नेशनल लेवल के एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंजेस वो करेंगे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही हम और क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्या बोल सकते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है या रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, ये बेसिकली ना शॉर्ट रन फिनोमिना है। अगर कभी टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये शॉर्ट रन के लिए होता है। ठीक है। अब शॉर्ट रन में जनरली हमारे पास होगा क्या, कि आपको पता होता है कि एक ही वेरिएबल फैक्टर है आपके पास, जो वेरिएबल फैक्टर है वो एक ही है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताएगा क्या, इस वेरिएबल फैक्टर को किस तरह मैं फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ कंबाइन करूंगा, और किस तरह से मेरा जो प्रोडक्ट है, चाहे टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो किस तरह से चेंज होगा। ये बेसिकली आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कन्वे करेगा कि जहां पे एक सिंगल वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन किया जा रहा है, तो किस तरह आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है और टोटल प्रोडक्ट है वो वेरी करता है या चेंज करता है। ठीक है। और याद रखना बच्चों, इट इज अ शॉर्ट रन फिनोमिना। आगे जब हम कॉस्ट का चैप्टर करेंगे, तो जितने भी शॉर्ट रन में कर्व आप बनाते हो, डायग्राम आप बनाते हो, उनके पीछे का रीजन और लॉजिक क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही है। तो जितने भी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स डिराइव होते हैं, जो भी उनकी शेप बनती है, चाहे यू शेप है, इन्वर्टेड ऐसे जो भी शेप है, उसके पीछे रीजन यही आएगा हमारे पास, कि किस तरह से आपके जो फैक्टर्स है वो चेंज हो रहे हैं, और अल्टीमेटली जो कर्व है अपनी शेप को चेंज कर रहा है। ये कॉस्ट में डिटेल में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप इतना यहां पे कर सकते हो कि इसको रिटर्न्स टू फैक्टर भी हम बोल सकते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना तीन स्टेजेस आपको कन्वे करेगा। ठीक है। ये इसकी सबसे पहली स्टेज होती है, ये आपकी सेकंड स्टेज आ जाएगी, ये आपकी थर्ड स्टेज आ जाएगी। अब मैंने डायग्राम बिना स्केल के बनाया हुआ है, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कंसेप्ट को समझना आप लोगों ने। सबसे पहली जो स्टेज होती है हमारे पास, वहां हमें पता होता है ये मेरा टोटल प्रोडक्ट है। ठीक है। तो जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, और कैसे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे। देखो एकदम स्टीप है हमारे पास। तो पहली स्टेज है जहां पे आपका जो ये वेरिएबल फैक्टर था, ये बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको रिटर्न दे रहा है। ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर को जब आपने कंबाइन किया, प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू किया, सप्लाई करना शुरू किया, तो अल्टीमेटली जो आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी है। तो आपकी जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर जब नया नया यूज करोगे एफिशिएंट होगा। ठीक है। किसी भी वेरिएबल फैक्टर को जब न्यूली आप लोग यूज करना शुरू करोगे, प्रोडक्टिव भी होगा, एफिशिएंट भी होगा हमारे पास। वहीं पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा है और अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाता है। इंक्रीज करते हुए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, पहली स्टेज में ही मैक्सिमम पे पहुंच गया। मार्जिनल का मतलब क्या, एडिशनल। मार्जिनल का मतलब क्या, इंक्रीमेंटल। हमारे पास एडिशनल आउटपुट भी अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वो भी मेरे वेरिएबल फैक्टर से अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। ये आपकी स्टेज वन आ जाती है। तो स्टेज वन में क्या आ जाएगा, आपका एनपी है वो मैक्सिमम आ जाएगा, टीपी आपका इंक्रीज कर रहा है, कैसे, इंक्रीजिंग
रेट पर चल रहा है वो, ठीक है। अब देखो यार, यहां पे जाके टीपी ने अपनी जो शेप है वो चेंज कर ली है। आपको दिख रहा होगा कि अब टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, समझ रहे हो। डिमिनिशिंग रेट पर क्यों बढ़ रहा है ये, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास फॉल होना शुरू हो गया है। अब मेरा जो एनपी है वो गिरना शुरू हो गया है, क्योंकि यार जब आप एक ही वेरिएबल फैक्टर है उसको कितना यूज कर लोगे, सैचुरेशन आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, एफिशिएंसी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जैसे ह्यूमन ब्रेन का होता है, 8-10 घंटे तक अगर आप लगातार पढ़ने बैठे रहोगे सैचुरेशन आ जाएगा आपका, समझ रहे हो। तो वैसे ही हमारे पास एक टाइम आएगा जब आपका जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, एफिशिएंसी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपका ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका फॉल होना शुरू होता है, तो वहां पे हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, टीपी अपनी शेप को चेंज कर लेगा। अब याद रखना बच्चों, जब भी टीपी अपनी शेप को चेंज करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहेंगे, जब भी टोटल प्रोडक्ट अपनी जो शेप है उसको चेंज करेगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है बट कैसे इंक्रीज कर रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे। क्यों कर रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका फॉल होना शुरू हो गया है। तो ये देखो एजर्शन और रीजन का यहां पर क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज याद रखना कि हमारे पास इस तरह से क्वेश्चंस निकालना भी जरूरी होता है, क्योंकि कोई ओरल टेस्ट नहीं लेगा कि हम रट्टा मार के वहां पर चले जाए, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड स्टेज अब शुरू होगी है। अब सेकंड स्टेज में जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पे भी पहुंच गया है। ये देखो, टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम पे पहुंचता है तो जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो किस पे पहुंच जाएगा, 0 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंचा तो जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट था वो किस पे है, 0 पे। तो ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 0 है, टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तीसरी और लास्ट स्टेज आती है, अब टोटल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो गया है। क्यों गिर रही है प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो चुका है हमारे पास। तो थर्ड स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आपका फॉल करेगा। तो ये आपका यहां पे क्वेश्चन बनेगा। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, हमारे पास जो पहली स्टेज होती है जब वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करना शुरू करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो वो वेरिएबल फैक्टर काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, प्रोडक्टिव होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्ट भी आपका बढ़ रहा है। ये पहली स्टेज है, यानी कि यहां पे अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट आप कमा पा रहे हो। सेकेंड स्टेज जब शुरू होती है तो पहचान क्या होती है कि आपका टोटल प्रोडक्ट अपनी शेप को चेंज कर लेगा। तो जब टोटल प्रोडक्ट अपनी शेप को चेंज कर रहा है उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कहेंगे। और टोटल प्रोडक्ट ने शेप को क्यों चेंज किया, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो गया था, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा डिक्रीज होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है सेकेंड स्टेज में, और डिक्रीज होते होते 0 पर पहुंच जाता है, यानी कि आपका वेरिएबल फैक्टर काफी ज्यादा कम प्रोडक्टिव हो गया है, कम एफिशिएंट हो गया है। तो वो फॉल कर करके 0 पे पहुंच गया और टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम पे पहुंच गया है। तो ये बेसिकली आपके पास स्टेज होती है प्रोडक्शन की। किसी भी प्रोड्यूसर ने, सप्लायर ने कभी प्रोड्यूस करना है तो वो कौन सी स्टेज में प्रोड्यूस करेगा, स्टेज 2 में, जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। मार्जिनल प्रोडक्ट बेशक 0 है, एडिशनल प्रोडक्टिविटी में नहीं कर पा रहा, बट मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम पर है, तो मैं इस स्टेज में प्रोड्यूस करूंगा। जो थर्ड स्टेज होती है ये बेसिकली होती है जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चले जाएगा आपका, यानी कि अब आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे, और आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी फॉल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो बच्चों, तो ये 3 स्टेजेस है। इसमें एक तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद रखना, दूसरा याद रखना प्रोड्यूस कहां करेंगे, स्टेज 2 में प्रोड्यूस करेंगे। तीसरा याद रखना मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम कौन सी स्टेज में होगा, स्टेज 1 में हो जाएगा, और उसी के बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक सा हमारे पास था रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कि जब वेरिएबल फैक्टर को यूज किया जा रहा है कैसे रिटर्न दे रहा है, पहले अच्छे रिटर्न दे रहा है,
फिर थोड़े से मार्जिनल प्रोडक्ट में कम रिटर्न देगा, फिर नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। तभी कहा प्रोड्यूसर स्टेज 2 में प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास था 3 स्टेजेस आपकी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर क्वेश्चन आपको किस तरह का निकलेगा अगर कंबाइन किया जाए चीजों को। अब देखो आपको डिमांड कर्व तो सबको ही बनाना आता है, कोई उसमें बड़ी चीज नहीं है। अब देखना ये मेरे पास जैसे कि ये मेरा लॉ ऑफ डिमांड बन गया, ये इस तरीके से बना रहा हूं मैं भी, उसमें भी बना रहा, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड में भी देखो 3 चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। ये वाली स्टेज क्या है, जहां पे आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड की, इंफिनिटी होती है या ग्रेटर देन 1 होती है। यहां पे इलास्टिसिटी क्या होती है बीच में डिमांड कर्व के, 1 यूनिटी। और यहां पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 या फिर 0, यही होता है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, आपको पूछा जाएगा कि जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। नीचे ऑप्शन होएगा कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है, कॉमा आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 तो पहली स्टेज में होगी, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम सेकंड स्टेज में होता है। सेकंड ऑप्शन होगा कि जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो एमपी क्या है, 0 है, और जो इलास्टिसिटी डिमांड की इक्वल टू यूनिटी, करेक्ट। तो सेकंड स्टेज में क्या है, इलास्टिसिटी 1 है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। वैसे क्वेश्चन बन सकता है टोटल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है तो एमपी क्या होगा, नेगेटिव होगा, इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। समझ रहे हो। तो इस कंबाइंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। बच्चों एक चीज याद रखना, एग्जाम में ना शीट होगी डायग्राम बनाने का, ना टाइम होएगा कि तुम डायग्राम बनाओ। तो ये कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वेरिएबल फैक्टर की जब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो आप एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट पर राइज करेगा। समझ लो, ये मतलब कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये डिमांड कर्व, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, नीचे लेस देन 1 है, बीच में इक्वल टू 1 है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अभी तो आप लोग घर पे अच्छे से डायग्राम बना के कर सकते हो, क्योंकि ये डायग्राम मैंने तो हाइपोथेटिकली बनाया था, बट यहां से क्वेश्चन निकलने के चांसेस रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारे पास थी पहली चीज। दूसरा बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है, आप लोगों ने इस थ्योरी का नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा, जो कि हमारे पास आ जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड जो किसने दी है, हार्वे लिबेनस्टीन ने दी है। किसने दी है, हार्वे लिबेनस्टीन। अब बच्चों आगे जाके मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, आपने ना एक टेस्ट कॉपी मेंटेन करनी है, छोटी सी पतली सी कॉपी, जिसमें आपने क्या करना है, एक ऑथर, उसकी बुक का नाम है और थ्योरी का नाम साथ साथ लिखते रहना। कहीं पर भी फॉर एग्जांपल आज देखो मैंने हार्वे लिबेनस्टीन लिखाया, तो एक पेज पे लिखो हार्वे लिबेनस्टीन, उसकी ये थ्योरी लिख लो, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, जो भी इसकी थ्योरीज होंगी या बुक होगी, एक के साथ लिखते रहेंगे। जैसे इसका क्रिटिकल मिनिमम हाइपोथेसिस भी आ जाएगा, पॉवर्टी इन बैकवर्ड इकोनॉमीज भी आ जाएगा, ठीक है। तो हार्वे लिबेनस्टीन की बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आएंगी हमारे पास। तो एक ही पेज पे अगर सारे चीजें होंगी ना एक ऑथर की, जीडीपी में मैस्लो कॉलम आए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आए, आपका गलत नहीं होगा, तो वो छोटी सी कॉपी में से ना 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड है हार्वे लिबेनस्टीन की। यहां पे कंसेप्ट दिया गया था नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी। किस चीज का कंसेप्ट दिया गया था, नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब होता है एक्सटर्नल इफेक्ट, आउटसाइड इफेक्ट, आपका कोई काम करने से बाहर वालों पे पॉजिटिव या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, इसे बेसिकली हम कहेंगे एक्सटर्नैलिटीज। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जहां सब जुड़े हुए हैं। नेटवर्क यही होगा ना जहां पे सारे के सारे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड एक दूसरे से। तो जहां पे भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो आप डिमांड कर रहे हो, वो बेसिकली डिपेंड कर रही है कि बाकी लोग कितना उसको डिमांड कर रहे हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है मेरे पास, ठीक है। अब मेरा नाम है निखिल, मैं एप्पल को डिमांड कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरी जो डिमांड है ना एप्पल के लिए, वो किस पे डिपेंड कर रही है कि और कितने लोग उस एप्पल को
डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम में आईफोन चल रहा है, तो मैं आईफोन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बाकी सब भी आईफोन को डिमांड कर रहे हैं, समझ रहे हो। या फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा इस तरह का हो गया है कि हमने हेल्दी चीजें खानी है, तो मैं हेल्दी चीजें क्यों खा रहा हूं? क्योंकि बाकी सब भी हेल्दी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। मैं यूजीसी का एग्जाम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे लोग हैं जो एमए के बाद यूजीसी ही देते हैं, समझ रहे हो। तो एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है? और कितने लोग हैं जो उसी प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं। इसे नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज कहा जाता है कि डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी अदर पीपल आर बाइंग दैट पर्टिकुलर गुड। इसे नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां तक आप लोगों को पता नहीं होता बच्चों को, इसके बाद का है जो आप सबको पता होगा। आप लोग सुनोगे तो आप बोलोगे हाँ पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं तीन तरह के जो इफेक्ट होते हैं हमारे पास, जिसमें हम पढ़ते हैं बैंड वैगन इफेक्ट, आप सबको पता होगा। हम पढ़ते हैं स्नॉब इफेक्ट, पता होगा। हम पढ़ते हैं वेबलिन इफेक्ट, पता होगा। बट बच्चों अगर जेआरएफ में नाम चाहिए ना आपको, तो इसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। ये तो हर एक बच्चा करके जाएगा। ये क्वेश्चन सही भी कर लोगे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, समझ रहे हो। बट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड किसने दी है? हार्वे लेविनस्टीन। नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है? ये जो बैकग्राउंड है, यहां से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो सिर्फ आपका ठीक होएगा वो, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब बच्चों बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? आप सबको पता होगा। बैंड वैगन का मतलब है ये बेसिकली ना साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, आपके ब्रेन से, माइंड से, थिंकिंग से रिलेटेड है। क्या है बच्चों? ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर आप एक कॉमन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, एक कॉमन चीज को फॉलो कर रहे हो, किसी कॉमन पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हो। तो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भेड़ चाल, देखा देखी करना, दूसरे जो कर रहे हैं वही करना, उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? बैंड वैगन। तो ये बेसिकली क्या है? साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहां पे जनरली आप क्या करते हो? किसी भी ट्रेंड को, किसी भी पैटर्न को क्या करते हो? फॉलो करते हो। तो जहां पे भी किसी कॉमन फिनोमिना को फॉलो किया जा रहा है, आपको याद होगा एक टाइम आया था जब इंजीनियरिंग का दौर चला था, सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, सब एक ही स्ट्रीम को फॉलो कर रहे थे। फिर दौर आया बैंकिंग सेक्टर का, सबने बैंक्स के पेपर देना शुरू कर दिए। आज के टाइम में दौर है यूपीएससी का, सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो जहां पर भी किसी कॉमन चीज को फॉलो किया जाता है ना, उसे बेसिकली बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। कि आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी को क्यों डिमांड कर रहे हो? क्योंकि बाकी सब भी उसी को कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी भी उसी को डिमांड कर रहे हैं। हम देखते हैं ना अमेजोन से जब सामान मंगवाते तो रिव्यू देखते हैं कि ये तो 1000 लोगों ने परचेज कर रखा है, अच्छा ही होगा, हम भी यही ले लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली क्या आता है हमारे पास? बैंड वैगन इफेक्ट आ जाएगा, किसी कॉमन फिनोमिना को फॉलो करना। पर बच्चों ये याद रखना है साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है। सेकंड आता है स्नॉब। स्नॉब का मतलब है जहां पर भी आप यूनिक आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। यूनिक आइटम्स है बट उसकी सोशल वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्रेस्टिजियस वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी ऐसी आइटम जिसको बहुत कम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो यूनिक आइटम है, और उस यूनिक आइटम की जो वैल्यू है, जो सोशल वैल्यू है, जो रुतबा है, जो प्रेस्टीज है, वो बहुत ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है? स्नॉब इफेक्ट। जहां पे आप यूनिक आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हो और वो यूनिक आइटम्स की जो सोशल वैल्यू है, प्रेस्टिजियस वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा हमारे पास होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्नॉब इफेक्ट कहेंगे। स्नॉब ना बैंड वैगन का ऑपोजिट होता है। बैंड वैगन में भेड़ चाल चल रही है, सब एक ही को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर है कोई भी एक यूनिक आइटम है मेरे पास, ठीक है, बहुत यूनिक आइटम है। जैसे आज के टाइम में आप वीआईपी गाड़ी के नंबर्स लेते हो 0111, अब बहुत कम लोग हैं जो वीआईपी नंबर परचेज करते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो यूनिक है, मुझे बहुत सही लगेगा, और उसकी एक वैल्यू भी है, सोशल वैल्यू भी है। कभी भी 0111 नंबर आएगा या 7777 कुछ भी, तो आपको लगता है कि नहीं यार वीआईपी नंबर है, समझ लो। तो सोशल वैल्यू है उसकी, बट वो यूनिक है, हर किसी के पास नहीं है वो। अगर कोई भी ऐसा आइटम जिसकी ओवर द टाइम कंजम्पशन बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो स्नॉब नहीं रहेगा वो। स्नॉब तब तक है जब तक उसकी डिमांड
कम है, वो यूनिक है, उसकी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तीसरा आ जाता है वेबलन। वेबलन का मतलब पता है क्या होता है बच्चों? जो लग्जरी आइटम्स होती है। वेबलन का मतलब क्या होता है? वेबलन का दूसरा नाम क्या होता है? लिख लेना एक बात, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। क्या आ जाएगा नाम? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। यानी कि रॉलेक्स की घड़ी है, बहुत महंगे महंगे कारपेट्स हैं, सीनरीज हैं, पेंटिंग्स है, डायमंड है। ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास जो चीजें होती हैं ये होती हैं जो बहुत ज्यादा लग्जरी हैं, जो कंफर्ट है हमारे पास। और ये जो गुड्स है इनको वेबलन या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कब बोलेंगे? जब इनका प्राइस बहुत हाई है। जिस दिन डायमंड, चांदी के भाव बिकना शुरू हो गया, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? तो वेबलन इफेक्ट क्या होता है? वेबलन इफेक्ट का मतलब है लग्जरी आइटम्स है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, रेयर आइटम्स है, जिनके प्राइसेस बहुत हाई हमारे पास होते हैं, तो उन्हें वेबलन कहा जाता है। तो बैंडवैगन क्या होगा? साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कॉमन फिनोमिना। स्नॉब क्या होगा? यूनिक आइटम है, वैल्यू बहुत है। वेबलन क्या होता है? कंफर्ट्स, लग्जरीज, डायमंड, कारपेट्स, पेंटिंग्स, सीनरीज, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ठीक है बच्चों, और ये दिया किसने है? हार्वे लेविनस्टीन ने दिया। तो बच्चों आज का जो मैंने आपको करवाया उसके टिप यही है, लॉ ऑफ डिमांड और वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों ने एक बार तो डायग्राम बना लेना है, उसके बाद कंसेप्ट माइंड में रखने हैं, दिमाग से चलना है इस पेपर के लिए। जो बाकी बच्चे छोड़ के जाएंगे उन्हीं पे कमांड बनानी है, जो बाकी बच्चे क्वेश्चन गलत करेंगे उन्हीं को स्ट्रेंथन करना है, ताकि मेरिट में मेरा नाम आ सके। और एक आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, टेस्ट कॉपी जरूर मेंटेन करना। लिख लो आज हार्वे लेविनस्टीन एक पेज, उस एक पेज पे जितनी इसकी थ्योरीज आगे आगे हम पढ़ेंगे आखिरी तक सारी लिखते रहना। फिर वैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्शल, इस तरीके से चलता रहेगा। मैं सच बता रहा हूं 3-4 क्वेश्चन फ्री के निकल जाएंगे आप लोगों के। तो ये चीज याद रखना बच्चों, खाली पढ़ने से, रट्टा मारने से काम नहीं बनेगा। नौकरी की बात है, हर एक बच्चा पढ़ के आएगा, सबका जेआरएफ नहीं होएगा। जेआरएफ उसका होगा जिसकी एक स्ट्रैटेजी है, एक विजन है। समझ रहे हो? मेहंदी को जितना पीसा जाता है ना, उतना ही रंग चढ़ता है उसका। तो आप लोगों के पास टाइम है, काफी टाइम है भी एग्जाम के लिए। डेली के बेस पे प्रिपेयर करो, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो, चीजों को तरीके से अप्रोच करो। ऑलरेडी मेरी टीचिंग की वीडियोस अपलोडेड है, डेली 1 घंटा टीचिंग आपने पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके बाद टीचिंग के आधे घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। जितना थ्योरी उतना क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में मेरे को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। वैसे अब आपने उसके बाद क्या करना है, आज आपने ये रिवाइज कर लिया जो मैंने माइक्रो का करवाया, अब जो मैंने पिछले करवाया था वो भी रिवाइज करना है माइक्रो का। इस तरीके से साइमल्टेनियसली चीजें हमने पढ़नी है, क्लास वर्क भी करना है और पिछला भी रिवाइज करना है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।